हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमारा जो है वो डोमेन और रेंज पे हो चुका है और मैंने बोला था कि अब जो लेक्चर आएगा वो ग्राफ्स पे आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए ग्राफ, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ग्राफ्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं फंक्शन का। कि ग्राफ आपको अगर आते होंगे तो आपको अभी आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की रेंज नहीं हुई, बिल्कुल होगी, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि ग्राफ समझ में आ जाएंगे तो रेंज समझने में आसानी रहती है। लेकिन अगर ग्राफ समझ में नहीं आते हैं आपको तो आपको दिक्कत होंगी। आगे भी 2-3 चैप्टर हैं जिनमें बिना ग्राफ के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ग्राफ्स में जो हमारे पास फंक्शन है पहले उनको डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शन जो है वो यहाँ पर कितने टाइप के ग्राफ देगा। तो 2 तरीके के आपको यहाँ पे फंक्शन के 2 वेज होते हैं जिनमें 2 तरीके की इनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है उसको हम एल्जेब्रिक बोलते हैं, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो है ट्रांसीडेंटल। पहला होता है एल्जेब्रिक, दूसरा होता है ट्रांसीडेंटल। ठीक, अब इनके भी पार्ट होते हैं जिसमें एल्जेब्रिक जो है उनके पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट होता है पॉलिनोमियल, दूसरा पार्ट होता है रैशनल, तीसरा पार्ट होता है इर्रेशनल, चौथा पार्ट होता है पीसवाइज। ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, जिनके ग्राफ होंगे तो पॉलिनोमियल के, रैशनल, इर्रेशनल एंड पीसवाइज। अब इसमें पीसवाइज के भी ग्राफ पॉइंट हो जाएंगे। पीसवाइज में पहला होता है मॉडुलस फंक्शन। पीसवाइज का बेसिकली जो मतलब है ना, मॉडुलस फंक्शन में यानी कि ऐसा ग्राफ जो पीस में मिल रहा हो, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ ना होते हुए कैसा हो, पीस में ग्राफ हो, तो उसको पीसवाइज ग्राफ बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। फिर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं उसको शॉर्ट में GIF लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, नाम जो बोल रहा हूं आपको ध्यान देना, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फिर होता है इसमें सिग्नम फंक्शन। ये सारे के सारे ग्राफ जो आपको पीस वाइज में दिए गए हैं ये पीसेस में मिलते हैं, ठीक है ना। कैसे मिलते हैं, पीस में। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सभी में आएंगे, इसीलिए ध्यान रखना। तो फंक्शन के 2 पार्ट, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल। उसके बाद एल्जेब्रिक के आपके 4 पार्ट, पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल, पीसवाइज। फिर पीसवाइज के 5 पार्ट, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। क्लियर है। अब आया ट्रांसीडेंटल ग्राफ। तो ट्रांसीडेंटल में कौन होता है, तो ट्रांसीडेंटल के पार्ट में पहला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें आप डोमेन सीख चुके हैं और रेंज इसी में ही सिखाई जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फिर उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका सेकंड थर्ड चैप्टर है, RS अग्रवाल के हिसाब से देखें तो 4th चैप्टर है, ठीक है, लेकिन NCERT के हिसाब से देखें तो 3rd चैप्टर है, क्योंकि NCERT में बीच में एक चैप्टर आता है बाइनरी ऑपरेशन, वो सिलेबस से हटा दिया गया है 2019 में ही, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आपका आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको मैं 7 प्रॉपर्टी बताऊंगा जो 11th में हम लोग बात कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। और फिर आता है ज्योमेट्रिक फंक्शन या ज्योमेट्रिक कर्व, ठीक। तो ये इसके पार्ट हो गए ट्रांसीडेंटल के, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिक। ये आपके इतने टाइप के ग्राफ आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, आपको दिमाग में अपने रखने हैं। ये सारी की सारी बातें आप, ये ऐसे पॉइंट है जो रिमेंबर रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान होने चाहिए, अच्छे से दिमाग में रहने चाहिए। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट बनाने आते होंगे तो आप अच्छे से कोई डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक चैप्टर आता है एरिया बाउंडेड बाई कर्व,
अब उसमें क्या होता है कि ग्राफ पे ही काम करना होता है, मतलब ग्राफ पेपर पे नहीं, मतलब कॉपी पे ही ग्राफ बना के काम करना होता है। उसमें आपको एक एरिया फाइंड करने को बोला गया होगा, लेकिन एरिया किसी बाउंडेड रीजन का होता है, और बाउंडेड रीजन जो है वो इन्हीं कर्व में से कोई ना कोई एक कर्व दिया गया होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो भी ग्राफ यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं सारे ग्राफ बना के दिखाऊंगा और आपको भी वो बनाने भी आने चाहिए, याद भी रखने हैं। फिलहाल तो आप ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम एक एक ग्राफ पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए, पहला था आपका पॉलिनोमियल ग्राफ। पॉलिनोमियल ग्राफ, वैसे तो पॉलिनोमियल अगर हम बात करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 लास्ट में ए जीरो, ठीक है, और वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हाईएस्ट पावर एन नहीं रहेगी, एन माइनस वन हो जाएगी। और अगर एन माइनस वन से ग्राफ शुरू हो रहा है तो ए एन माइनस वन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो भी लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल तो दो पावर के भी होते हैं, सिंगल पावर के भी होते हैं, ट्रिपल पावर के भी होते हैं। तो उनमें सारे ग्राफ एक जैसे नहीं होते। बस याद ये रखना होता है कि ग्राफ अपनी कभी भी क्वालिटी या ग्राफ की जो सिमेट्री होती है वो चेंज नहीं करता, ठीक है। लेकिन ग्राफ पे जाने से पहले आपको एक नोट याद रखना है। वो याद रखिएगा कि इफ ए कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x-axis, then the equation of curve contains highest power is even. Of y वेरिएबल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये होगा कि अगर किसी कर्व की इक्वेशन में y की पावर इवन है तो वो कर्व x के लिए सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। एंड इफ एनी कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इवन, ठीक है। और अगर कोई कर्व y के लिए सिमेट्रिकल होता है तो x की पावर इवन होगी, और x के लिए सिमेट्रिकल होता है तो y की पावर इवन होगी। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, आप 11th में पढ़ चुके हो। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4a एक पैराबोला है, तो y का स्क्वायर हाईएस्ट पावर y है और y की है और वो इवन है, तो इसीलिए इस टाइप का पैराबोला है वो ये बनता है। और सिमेट्रिकल का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब है कि इस कर्व को जब हम ऐसे कट करेंगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा पूरा कवर अप कर देगा, ओवरलैप कर देगा। इसको सिमेट्री बोलते हैं। कि अगर किसी कर्व की सिमेट्री जाननी है तो उसको एक ऐसी एक्सिस पे कट करिए जिसमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ओवरलैप कर दे। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो आप यहाँ x की पावर 2 है यानी इवन, तो कर्व देखिए ऐसा बनता है। और अब आप इसे ऐसे कट करेंगे, y के लिए कट करेंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर अप करेगा। तो देखिए जब इसे ऐसे कट किया था x एक्सिस के लिए तो इसकी सिमेट्री जो थी वो x एक्सिस के लिए थी, जबकि पावर y की हाईएस्ट 2 थी यानी इवन थी। और जब x की हाईएस्ट पावर 2 यानी इवन है तो ये y के लिए सिमेट्रिकल है। तो ये रही वो बात। और जिनमें दोनों चीजें होती हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लाइक सर्किल, तो सर्किल में x और y दोनों की पावर इवन होती है, इसलिए वो दोनों के लिए सिमेट्रिकल होता है। ये है सर्किल। अब आप इसे ऐसे कट करोगे तो भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ऐसे कट करोगे तो भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो दैट इज द मीनिंग बिहाइंड द टू थिंग्स। The first thing is if a curve is symmetrical about x-axis, then the highest power of the equation of curve is even of y. ठीक है, y वेरिएबल की अगर पावर हाईएस्ट पावर इवन होती है तो x के लिए सिमेट्रिकल, और x की हाईएस्ट पावर इवन होती है तो y के लिए सिमेट्रिकल। सिंपल रूल नोट करिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में तो बहुत सारे पॉलिनोमियल, लेकिन मैंने बोला कुछ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल है जिनके ग्राफ जो है वो आपको याद रखने हैं। जैसे
पहला पॉइंट है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जिसके इनपुट दें और वही आउटपुट में आ जाए तो वो फंक्शन आइडेंटिटी होता है। याद रखना, क्योंकि ये फंक्शन जब कंपोजिट फंक्शन आएगा तभी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसकी अगर हम बात करें तो दैट इज ए लाइन, क्योंकि हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, लेकिन अगर उसमें से c हटा दिया जाए तो आपके पास जो लाइन बनेगी वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनेगी। अब यहाँ पे m की जगह क्या है? 1 है, तो उसका मतलब है कि इसका स्लोप 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज योर लाइन, दैट इज o, दैट इज x, दैट इज y एंड दैट इज y इक्वल टू x, ठीक है। और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स होता है तो लाइन इधर हो जाएगी। अगर यहीं पर y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाए तो आपका जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा इस लाइन का, वो ऐसे जाएगा। ये रहा ओरिजिन और अब ये ऐसे पास होगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो -1 है और पहले वाले का स्लोप है वो +1 है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें इनपुट देने पे आउटपुट भी वही मिले जो इनपुट था, उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। मतलब एफ एक्स बराबर एक्स या वाई बराबर एक्स, और वाई बराबर एक्स जो है वो वाई बराबर एम एक्स की तरह दिख रही है, इसीलिए लाइन है। और एक बात और है, लाइन या लीनियर इक्वेशन एक ही बात होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है किसी लाइन की इक्वेशन, और उसकी खास बात क्या होती है कि उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, उसमें जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, वाई और एक्स दोनों की, ठीक है। वो दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, नोट करिए। फिर एक आता है इसी में सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल में, एफ एक्स इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं इसे, या फिर y इक्वल टू के। यहाँ पे k जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आपको y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 कुछ भी दिया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, देखिए ये रहा ओरिजिन, ये रहा x, ये रहा y, इसमें x नहीं है और ये लाइन की इक्वेशन है, तो अगर इसमें x नहीं है तो ये x के पैरेलल है, और अगर इसमें y नहीं है तो ये y के पैरेलल है। क्लियर है? जैसे ये y बराबर k दिया हुआ है, तो दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन। ये रही y बराबर k की लाइन, और ये भी पॉलिनोमियल है, इसको हम 0 पावर का पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बगल में x की पावर 0 कंटेन कर दें तो ये 0 पावर का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो दैट इज अ पॉलिनोमियल एंड दैट स्पेसिफिक नेम इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट इस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये भी आप 11th में पढ़ चुके हो। इसका ग्राफ ये बनता है, क्योंकि ये सीधी लाइन क्यों होती है, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, या कहीं भी चले जाओ, यहाँ से इस एक्स एक्सिस से इस लाइन पे हमेशा के ही मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब इनपुट डालेंगे, चाहे इनपुट नेगेटिव रियल हो, चाहे पॉजिटिव रियल हो, चाहे 0 हो, हमेशा के ही मिल रहा है। तो इसका मतलब दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि जस्ट लाइक डीसी करंट, जो बदलता नहीं, जिसमें कोई भी अप एंड डाउन नहीं होते। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर नहीं 2n लिख देता हूं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि y x की पावर, और आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर क्यों है, 0 भी तो हो सकता है इनकी वैल्यू, तो 0 के लिए तो आप पीछे अभी बात कर ही चुके हो, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये 0 नहीं है। अब ये इसमें हर टाइप का पॉलिनोमियल आएगा, तो जरा ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए, अगर हम केवल एक्स स्क्वायर की बात करें तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। अब आप इसी में 1 की जगह 2 रख दीजिए तो 4 हो जाएगी पावर, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, दैट इज एक्स की पावर 4। अगर हम इसमें 3 रख दें तो 6 हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये इस टाइप का ग्राफ होंगे। समझ आ गई बात? क्लियर कट, एक्स वाई ओरिजिन, क्लियर है। और यहाँ पे आपको केवल दो ही क्वाड्रेंट में ग्राफ क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इवन पावर होगी, जैसे एक्स स्क्वायर है। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, जब आप -1 रखेंगे तो भी +1 मिलेगा, और जब आप +1 रखेंगे तो भी +1 मिलेगा। अब वो चाहे x की पावर 2 का ग्राफ हो, x की पावर 4 का ग्राफ हो, x की पावर 6 का ग्राफ हो, x की पावर 8 का ग्राफ हो, x की पावर 10 का ग्राफ हो, x की पावर 12 का ग्राफ हो, कुछ भी हो, उनमें हमेशा यहाँ 2 ही पॉइंट मिलेंगे। एक ये पॉइंट होगा जो कि आपको 1 पे 1 दे रहा होगा,
और एक ये पॉइंट होगा जो कि आपको -1 पे 1 दे रहा होगा। तो ये जो दो नंबर आपको मिल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, उसमें दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ में तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि थर्ड में जाते तो x और y दोनों नेगेटिव होते, जो कि हो नहीं सकते क्योंकि इवन पावर है। अगर फोर्थ में जाते तो आपके पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव होना चाहिए था, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है। और जब आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ है ये। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे तो ये चेंजेस नहीं होंगे, मैं वो चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ग्राफ का जो सिमेट्री है, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, तो ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है। अब एक्स स्क्वायर का बनाओ, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का बनाओ, चाहे किसी का भी बनाओ, वो अपनी सिमेट्री चेंज नहीं करेगा। ध्यान देना जरा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ होता, सपोज आपने कहा कि एक्स स्क्वायर का तो चलो आपने बना दिया, अब मेरे को बोला जाए कि x -1 का ग्राफ कैसा होगा, x -1 के होल स्क्वायर का, तो मेरे भाई इसमें केवल चेंज केवल क्या होगा वो देखते हैं। देखिए मैं इसे y मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे 0 से कंपेयर कराया, इसे अंदर वाले को, तो x -1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1, और इसे 0 से कंपेयर कराया तो y बराबर 0। तो ये पॉइंट आ गए जिसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्टिसेस कहां पर है ये देख लेते हैं। बोला 1,0 पे वर्टिसेस है, मतलब यहां नहीं होगा वर्टिस, ठीक। इसका जो वर्टेक्स होगा वो यहां होगा, यानी कि अब आपका ये जो y है ना, ये x है, ये y है, x तो वही रहेगा, क्लियर है, लेकिन y में चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि y पे हम कहीं जा नहीं रहे। तो y के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए आप, और y के जो पैरेलल लाइन होगी इसे हम बोलते हैं x बराबर 1 की लाइन है। ये 11th में कोऑर्डिनेट में आप पढ़ चुके हो। तो अब जो ग्राफ आपका बनेगा इसका, तो इसे सोचो कि ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है? ये ऐसा बनता है एक्स स्क्वायर ग्राफ, ये रहा एक्स स्क्वायर। और ये यहां पे क्यों बना? क्योंकि इसमें x -1 आ गया। अब आप देखिए कि ये ग्राफ है और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इनकी सिमेट्री में कोई चेंज नहीं है, केवल ओरिजिन आगे बढ़ गया, ठीक है। अब यहीं +1 हो जाता तो ओरिजिन पीछे आ जाएगा, +2 हो जाता तो 2 आगे चला जाएगा। सिमिलरली अब देखिए फायदे बता रहा हूं मैं इस चीज के। सिमिलरली fx बराबर x -2 की पावर 6 का ग्राफ आ जाए तो अब आप कैसे बनाओगे? होगी दिक्कत, और जबकि एग्जाम में आएगा जरूर, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स आपको पढ़ना है, तो उसमें ये पूछा जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ पर इसका वर्टेक्स देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 0। मान लो ये y है, ठीक है, y को कंपेयर करो 0 से 0 आएगा, इसको कंपेयर करोगे 2 आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 2,0, ठीक, और यहाँ पर एक लाइन y के पैरेलल खींच दी, x बराबर 2 की लाइन है, ये ओरिजिन है, ये x है, ये आपका ओरिजिनल y है, ठीक। अब ये बन गया। अब आपको मालूम है कि भाई जो x की पावर 6 का ग्राफ है ये ऐसा होता है, तो बस यही करना है आपको, यहाँ पर इसको ऐसे बना देना है। देखिए x की पावर 6 का ग्राफ, समझ आ गई बात? वो बन गया आसानी से। लेकिन ये हेल्प आपको तब मिलेगी जब आपको ये ग्राफ आते होंगे, x की पावर 2n का ग्राफ, जिसमें n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है। आप 1 रखेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो x की पावर 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा। और अब यही पॉइंट होंगे, मान लीजिए 8 का बनाना है तो वो ऐसा आपका ग्राफ होगा, ये आपका ग्राफ होगा, दैट इज योर x⁸ तो पॉइंट वही मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये पॉइंट यही होगा 1,1, ये कैसे पता चला? तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे x स्क्वायर है और x की पावर 4 है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 11th में बताया था, और आप जिन्हें नहीं पता है वो समझ लें कि जब एक कर्व एक दूसरे कर्व को कट करता है, जब एक लाइन एक दूसरी लाइन को कट करती है, या जब एक लाइन एक कर्व को कट करता है, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि उनमें एक 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट या एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जनरेट हो जाता है, जिसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और उसको निकालने के लिए हमें करना ये होता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर में y बराबर सपोज x की पावर 4 को कट किया, तो कट करने से दोनों के y आप एक दूसरे के, या तो दोनों की y सिमिलर कर दीजिए या दोनों के x सिमिलर कर दीजिए। तो हमने ये कर दिया। अब ये कैंसिल मत करना, इसको इधर लेके आओ और कॉमन ले लो, ये आ जाएगा। तो एक तो x स्क्वायर बराबर 0 मतलब x बराबर 0, और एक x स्क्वायर बराबर 1 मतलब x बराबर +-1, ठीक। ये 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जब आप x की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो y की 0 मिलेगी, यानी ओरिजिन हो गया। और जब आप x की एक बार +1 यहाँ रखेंगे तो y +1 मिलेगा, और जब आप x की -1 रखेंगे तो y +1 मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ 3 पॉइंट मिले,
एक मिला 0,0, ये रहा, यहाँ पे भी सारे ग्राफ कट कर रहे हैं। एक मिला 1,1, यहाँ पर ग्राफ कट कर रहे हैं, और एक मिला -1,1 यहाँ पे। तो 3 पॉइंट मिल गए। इस तरीके से मुझे एक पॉइंट पता चला था कि ये पॉइंट वो होंगे जहां पर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। और अब मैं समझता हूं आपको ये पूरी बात इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की समझ में आ गई होगी कि ग्राफ अपनी डायग्राम या अपनी शेप को नहीं चेंज करता, ना ही अपनी सिमेट्री को चेंज करता है। वो सिर्फ चेंजेस उसमें होते हैं तो उनके ओरिजिन में चेंजेस होते हैं, और कहीं कोई चेंज नहीं होता। उनकी सिमेट्री, शेप सब एक जैसी ही रहती है। क्लियर है? ठीक है। अब सिमिलरली जैसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सिमिलरली इसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले आपको ढंग से समझा देते हैं, नोट कर लो। अब देखिए, यहाँ बहुत से लोगों के दिमाग चलते हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, वो ये कह रहे होंगे कि भाई मान लीजिए ये था, चले अब बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। अभी तो आपने अपने हिसाब से बना दिया, अब मान लीजिए ये है कि अब ग्राफ कैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। कल वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको रेंज सिखाई थी और उसमें इनवर्स निकालना सिखाया था, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वही लगाएंगे। 3 ले लिया कॉमन, x² 4/3x + 5/3, y/3 इधर डिवाइड कर दिया। अब x के कोफिशिएंट का आधा किया, आधा हो गया 2/3 माइनस का, उसका स्क्वायर किया तो हो गया 4/9, ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, y/3 x, ये तीनों मिलके आपको दे देंगे होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो माइनस आ गया कॉमन, 9 हो गया एलसीएम, 4 यहाँ आ गया, ये हो गया 15, यानी कि माइनस का 11/9, जो कि बाहर आके प्लस का हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से है, तो 11/9 आ गया। ठीक, इसको इधर ले आओ, y-3 - 11/9 x - 2/3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास मिल गया। ठीक, अब क्या करो, एक बार इसे जीरो से कंपेयर करो तो वर्टेक्स निकालने हैं, तो इसे 0 कंपेयर करोगे 2/3 आ जाएगा, इसे 0 से कंपेयर करोगे 11/9 आ जाएगा, 0 से कंपेयर 11/3 नॉट 9, क्योंकि जब आप इसे 0 से कंपेयर कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा y/3 = 11/9, 3 से 3, y बराबर 11/3। वर्टेक्स निकला है, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब जरा आप देखिए, अब देखो वर्टेक्स को मुझे मेजर नहीं करना है कि इंची टेप लेके या स्केल लेके मेजर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वाड्रेंट पे ध्यान दूंगा। 2/3 और 11/3 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट है। तो मान लेते हैं कि 2/3 और 11/3 यहाँ कहीं होगा, सपोज 2/3, 11/3 ये होगा। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो आपका कर्व दिखाई दे रहा है, ये कैसा कर्व है, मतलब कि ये किस टाइप का कर्व है, स्क्वायर किस पे है ये देखना है। तो ये x पे स्क्वायर, मतलब x यहाँ लिखा हुआ है, x की पावर उस पे स्क्वायर, इसका मतलब ये y के लिए सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है y के लिए सिमेट्रिकल होगा, मतलब ऐसा बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने इस ग्राफ को इस पॉइंट से लेते हुए ऐसा बना दिया, और दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, बन गया। अब आप देखिए शेप चेंज नहीं हुई, समझ आ गई बात? ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर पूरे ग्राफ को समझा रहा हूँ। केवल डायग्राम से ही काम नहीं चलेगा, आपको बनाने भी आने चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए कि आपका जो ग्राफ है वो मूवमेंट कैसे ले रहा है, या कैसे कैसे हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। पॉलिनोमियल की ग्राफ की बात हो रही है अभी, और पॉलिनोमियल में पहला जो आपका पॉइंट था वो था आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा था कांस्टेंट फंक्शन। फिर हमने ले लिया एक ऐसा ग्राफ जिसमें सारे ग्राफ मेजर हो जाते हो लेकिन पावर इवन हो। अब हम लेके चलेंगे पावर जिसमें ऑड हो, जैसे फोर्थ टाइप का ग्राफ f(x) = x की पावर 2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये है, ठीक, तो जरा ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। देखिए यहां पर जब मैं 1 रखूंगा तो ये x की पावर 1 आ जाएगा, तो ये x की पावर 1 मतलब y बराबर x की लाइन होगी कि नहीं होगी। अगर ये y है तो यहां 1 रखने पे ये 1 आ रहा है, तो y बराबर x हो गया, मतलब ये रही लाइन y बराबर x। पहला ग्राफ बन गया। अब आते हैं दूसरे पे। अब मैंने आप 2 रखा तो x की पावर 3 आ गई, तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, दैट इज योर x टू द पावर 3। सिमिलरली अब आपने यहां 3 रखा तो 5 हो गया। ठीक, ये x की पावर 5।
अब आपने यहाँ 4 रखा तो 7 हो गया, दैट इज योर x की पावर 7 एंड सो ऑन। अब फिर वही बात, अब आप सोच रहे हो कि यार पिछले वाले में फर्स्ट सेकंड में बना था, अब वाले में अब जो ग्राफ बना रहे हैं फर्स्ट और थर्ड में बन गए, ये कैसे पता चलेगा? तो देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। y बराबर x, कोई भी एक कर उठा लीजिए, और y बराबर x उठा लीजिए, कोई भी दो उठा लीजिए, ठीक है, और y बराबर x क्यूब, दोनों ने एक दूसरे को कट किया, तो हम उसे ऐसे लिख लेंगे, कट किया, इसको इधर ले आएंगे, x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा बराबर में 0। एक x की वैल्यू 0 आएगी जब इसे कंपेयर कराओगे, और एक x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब x बराबर प्लस माइनस 1। तो जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, दोनों में कहीं भी रख लो, और जब आप x बराबर 1 रखेंगे यहाँ तो y बराबर 1 आएगा, और जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो y बराबर माइनस 1 आएगा। यानी कि यहाँ भी 3 पॉइंट मिले, और उन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट है 1,1, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ये रहा 1,1, ये रहा 0,0 ओरिजिन ही होगा, और ये रहा -1,-1। तो दूसरा जो पॉइंट तीसरा मिला है वो -1,-1, मतलब दोनों नेगेटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट। जबकि इससे पहले वाले कर्व में जो आपको पॉइंट 3 मिले थे उनमें से एक 0,0 था, एक 1,1 था, और एक -1,1 था। और -1,1 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0,0 ओरिजिन होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड के ग्राफ थे। लेकिन जो ये वाला ग्राफ है इसमें जब आपने पॉजिटिव रखा 1 तो पॉजिटिव 1 मिला तो फर्स्ट में जाएगा, 0 रखा तो 0 मिला ओरिजिन पे जाएगा, और जब -1 रखा तो -1 मिला, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यही वजह है इन कर्व के फर्स्ट और थर्ड में बनने की। ठीक है, समझ आ गई बात? अब सिमिलर यहाँ पे भी वही केस बन रहे हैं भाई, यहाँ पर भी कोई अलग केस नहीं बन रहा, यहाँ पर भी सेम ही केस बन रहे हैं। देखिएगा, जैसे आपको डायरेक्टली कोई बोल दे या कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाए कि x की पावर 9 का ग्राफ क्या होगा, तो बहुत आसान है, आप एक लाइन खींच लीजिए जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो, y बराबर x की, और ये रहा आपका y बराबर 9 का ग्राफ, दैट इज योर y बराबर x की पावर 9। लो हो गया। आपको पॉइंट पता करने हैं तो पॉइंट भैया ये हमेशा 1,1 और ये वाला -1 ही होगा, यानी कि दो ही कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेंगे, एक 1,1 और एक -1,1। बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, पॉलिनोमियल के बाद सेकंड कर्व था रैशनल फंक्शन या रैशनल ग्राफ। रैशनल कर्व की बात करते हैं कि भाई रैशनल कर्व कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफ जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब रैशनल कर्व का मतलब ये है कि आपका पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार होगा, 1/x की पावर 2n when n belongs to n, नेचुरल नंबर। ठीक, मतलब अब आपको रैशनल का मतलब है कि जो अभी ग्राफ सेम ग्राफ है, मतलब x y बराबर x स्क्वायर y बराबर x की पावर 4 x की पावर 6, बट ये 1/1 में आ गए हैं। तो अब क्या करना है भाई, तो जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, पूरी बात समझिएगा। जो y बराबर x की पावर 2n है वो ये बनेगा, ऐसा बनेगा, ओरिजिन x और y। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको वैल्यू पता चला, तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी पूरी बात पे। सपोज y बराबर 1/x की ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक, इसमें सारे ग्राफ शामिल हो जाएंगे, ध्यान देना। y बराबर 1/x तक की बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आप यहां पर y x बराबर मान लीजिए आपने 0 रखा, तो y की वैल्यू इंफिनिटी है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जब मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये x बराबर 1 के सामने y बराबर 1 वाले पॉइंट से होकर जाएगा। तो इस वाली बात का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 के सामने ये y बराबर इंफिनिटी पे जाएगा। तो अब y बराबर इंफिनिटी का मतलब क्या है, ये रहा y और ये इनफाइनाइट लेंथ का y है, ठीक है, मतलब ये लाइन जो है y बराबर इंफिनिटी की होगी, समझ ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि y बराबर इंफिनिटी का मतलब ये है कि ये ग्राफ x बराबर 0 पे y बराबर इंफिनिटी को कट करेगा, मतलब इनफाइनाइट पे कट करेगा, इसका मतलब है कभी कट नहीं करेगा। तो जहां पर जिस x की वैल्यू पे अगर कोई ग्राफ इंफिनिटी लाके दे दे तो आप समझ जाइए कि वो ग्राफ उसी लाइन के सामने से पैरेलल हो जाता है। तो जरा देखिए, ये दोनों जो ग्राफ हैं दोनों साइड के, वो दोनों साइड में
आपको जो कंडीशन दी हुई है, सॉरी 1/x², नॉट 1/x, 1/x तो पावर ऑड हो जाएगी, ये 1/x², जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो x² आएगा, तो x², बातें चेंज नहीं हुई, बातें वही हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट और सेकंड में मिलेगा। अब ये कैसे तय करें ये फर्स्ट सेकंड में था, क्योंकि पावर इवन है, तो जब आप पॉजिटिव में रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और निगेटिव में रखेंगे तो भी y पॉजिटिव ही मिलेगा। अब आप चेक कर लीजिए, जैसे x बराबर 1 रखा था तो y बराबर 1 मिला, ठीक। x बराबर -1 रखोगे तो भी y बराबर 1 ही मिलेगा, समझ आ गई बात। और y बराबर इंफिनिटी का मतलब समझ में आ गया कि x बराबर 0, तो इस वाली लाइन पे x 0 होता है और y इंफिनिटी है, मतलब इसको कहीं भी टच नहीं करना चाहिए, लाइन से पैरेलल बना देंगे। और सिमिलरली निगेटिव वाले में भी ये पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ x की 0, x बराबर जो 0 रखा है आपने, वो ग्राफ दोनों क्वाड्रेंट में जा रहा है, निगेटिव में भी जा रहा है पॉजिटिव में भी जा रहा है, तो दोनों ग्राफ एक जैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे एक दूसरे के, क्लियर है। क्योंकि हमने अभी क्या बताया था कि अगर x की पावर इवन है तो इसका मतलब ग्राफ y के लिए सिमेट्रिकल होगा। तो अब आप कट करके देख लीजिए, y के लिए कट करोगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर चुका है, तो y इंफिनिटी ये था। इस वजह से ये वाला ग्राफ है दोनों साइड का, वो y के पैरेलल है, ठीक। अब बात आपकी, चलो ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि y के पैरेलल क्यों है, लेकिन फिर x के पैरेलल क्यों है, तो ध्यान दीजिए x के पैरेलल की बात कर लेते हैं। x के पैरेलल की अगर हम बात करें तो y बराबर x² में पॉइंट रखना शुरू करिए पहले पॉजिटिव में। जैसे आपने 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 1/4 मिला, 3 रखा तो 1/9 मिला, 4 रखा तो 1/16 मिला, 5 रखा तो 1/25 मिला, एंड डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए आपने 100 रखेंगे तो 1/10,000 आ जाएगा, तो हो गया बहुत छोटा। तो इसका मतलब है क्या किसी भी x के लिए ये 0 होगा? नहीं, केवल x की वैल्यू जब 0 रखोगे तभी इंफिनिटी दे रहा होगा, तो वो तो चर्चा हम कर ही चुके। तो अब ये किसी भी पॉजिटिव x की वैल्यू के लिए कहीं भी 0 लाके नहीं देगा, और अगर 0 लाके नहीं देगा तो x कहीं 0 नहीं होगा, यानी कि x को कहीं भी कट नहीं करेगा। ये समझ आ गई बात, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है कि x बराबर 0 पे y बराबर 0 आ जाता है तो ओरिजिन पे कट करता। लेकिन अगर अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जो वैल्यू पॉजिटिव में रख रहे हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव में आगे बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, बट डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, तो वैल्यू जो y की मिल रही है वो छोटी होती चली जा रही है, बट वो 0 नहीं हो रही। इस वजह से ये जो कर्व है वो इस लाइन को टच नहीं करेगा, बट इसके सामने से धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती हुई यहाँ इसके पैरेलल होती हुई चली जाएगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएंगी कि आपको बनाने में ही प्रॉब्लम होने लगेगी, इसीलिए ये x के पैरेलल हो गया है। अब सिमिलर बात नेगेटिव में कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -100 ऐसे मान लो आ रहे हैं, तो भी ये वैल्यू ये थोड़ा ना चाहिए, ये तो वही आ रही है। 1 पे 1 आ रहा है, -1 पे, -2 पे 1/4, -3 पे 1/9, -4 पे 1/16, -5 पे 1/25, -100 पे 1/10,000, मतलब वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ग्राफ जो है वो कहीं भी x को मतलब y को 0 नहीं कर रहा, कहीं पे भी x की किसी भी वैल्यू पे, केवल वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, इस वजह से ये इधर कर रहा है। समझ आई बात? अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या डिस्कशन किया यहाँ पर, और ये याद भी रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे ना या आप लेक्चर को ध्यान से नहीं देखेंगे तो कंफ्यूजन होना वाजिब सी बात है, ठीक। इस ग्राफ को बना लीजिए। अब इसी ग्राफ में ये 1/x² का ग्राफ है, ये तो आप समझ चुके हैं कि 1/x⁴ में ये 1/x² का ग्राफ है, जिसमें ये इधर पैरेलल हो रहा है x की वजह से, क्योंकि x का डिनोमिनेटर x वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है। x बराबर 0 पे y बराबर इंफिनिटी आ रहा है, इसलिए इसे भी टच नहीं करेगा। तो अब अगर हमसे कोई ये बोल दे कि ये 1/x² का ग्राफ है, तो बताइए 1/4 का ग्राफ कैसा होगा? तो 1/4 का ग्राफ आप जब बनाएंगे तो ये रहेगा 1/4 का ग्राफ। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही तरह बनाएंगे 1/4 का। ये रहा, ये पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एक दूसरे के सामने होंगे पॉइंट, थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गई है, आप उसको ध्यान से बनाइएगा कि दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार
बना देता हूँ ढंग से, आप ढंग से बना लीजिए क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ग्राफ हम लोग थोड़ा सा अंदाजे से बना रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, दैट इज योर ग्राफ। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अब सवाल आता है ये पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट है ये? तो देखिए ये 1/x⁴ का ग्राफ है और ये एक 1/x² ग्राफ है। 1/x² ने 1/x⁴ को कट कर दिया, सॉल्व किया, 1/x² कॉमन आ गया, इधर ले आओ, 1/x² - 1 बराबर 0। अब 1/x² नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल से उल्टा करोगे x² बराबर, अगर ये तो मान लो 0 आता है तो आप इसे उल्टा करेंगे तो x² बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब कोई पॉइंट मिलेगा ही। ठीक, तो इसीलिए ये हो सकता है ऐसे, ये 0 लेंगे तो x² बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर ±1 आ जाएगा, मतलब x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर -1 तो y बराबर +1, यानी ये पॉइंट होगा 1,1 और ये पॉइंट होगा -1,1। इसमें दो ही पॉइंट मिलेंगे, 0 तो मिल नहीं रहा, 0 मिल रहा तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, लेकिन वैल्यू जो मिल रही है a और b की वो दो पॉइंट है, एक 1 पे 1 और एक -1 पे +1। तो इस तरीके से आप 1/x⁴ का ग्राफ बना सकते हैं, बना लीजिए इसको। अब इसी में दूसरा पार्ट है रैशनल का, उसमें आता है अब ऑड पावर 2n - 1, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n है। अब ये इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी बात की थी x⁴2n की, वैसे ही इसकी बात होगी। अब इसमें क्या होगा, सेम काम होगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ बन जाएंगे। अब ये हम जो ग्राफ यहाँ पे बनाया है वो y बराबर 1/x का है, मतलब यहाँ जब 1 रखोगे तो 1/x आएगा। कैसे आएगा देखना जरा। जब आपने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, वो ये रहा, ये और ये रहा कि x बराबर जब आपने 0 रखा, यहाँ x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही, इनफाइनाइट आ रही, मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा, ना इधर ना इधर। ठीक, लेकिन अब सवाल आता है कि अभी जो ग्राफ बना था वो इस दोनों में था, अब जो ग्राफ बन रहा है वो इन दोनों में है, तो वो क्यों है, तो वो देख लीजिए आप। यहाँ पर जब मैं x बराबर 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3, 4, 5 ... 100, यहाँ देखिए चेंजेस क्या होंगे। पहला 1 आएगा, फिर 1/2 और छोटा, 1/3 और छोटा, 1/4, 1/5, 1/100, मतलब छोटा होता जा रहा है। इसीलिए ये वही वाली बात है कि ये x को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए y 0 नहीं हो रहा, तो इसीलिए कहीं पे भी टच नहीं करेगा, केवल वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, बट 0 कहीं नहीं हो रही। ठीक है ना, और छोटी होने का मतलब है कि x के पैरेलल तो रहेगी, लेकिन x को कहीं पे कट नहीं करेगी, ना इधर और ना ही इधर। अब इधर भी देख लेते हैं जरा। सपोज x बराबर -1 तो y बराबर -1, x बराबर -2 तो y बराबर -1/2, x बराबर -100 तो y बराबर -1/100, मतलब वैल्यू अभी भी छोटी हो रही है। ठीक है, लेकिन अब छोटी नहीं हो रही एक्चुअली में, आप रिवर्स आना स्टार्ट कर गए, क्योंकि अब जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है, बट निगेटिव वैल्यू है तो ये बढ़ रही है, तो इसमें x में बढ़ने के लिए ग्राफ इधर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं भी 0 नहीं हो रहा और निगेटिव पे निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये वाला ग्राफ इस और इसमें ना जाके, क्योंकि इन दोनों में आपकी कंडीशन क्या है, इसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, जो कि नहीं है। इसमें x नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है, वो भी नहीं है। और इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो भी नहीं है। इसमें दोनों नेगेटिव है, तो वो तो यही होगा। ठीक, और y देखिए, y में x बराबर जब 0 रखा तो y इंफिनिटी हो रहा था, इसलिए इधर पैरेलल, और जब आपने x की वैल्यू नेगेटिव रखना स्टार्ट की है तो y जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, लेकिन कहीं भी 0 नहीं हो रहा, इसीलिए इस लाइन के पैरेलल हुआ है, टच नहीं करेगा। ठीक, अब सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोले कि यहीं पर y बराबर x³ का ग्राफ बना दो आप, तो अब वही काम होगा जो वहां हुआ था, सेम काम। ठीक, बस याद क्या रखना है, देखिए ये रहा आपका 1/x का, ये रहा 1/x³ का, एक पॉइंट मिल गया आपको। ठीक, सिमिलरली यहां पर भी हम वही काम करेंगे, ये रहा
यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड होना चाहिए। जैसे y बराबर x ये है, ये भी y बराबर x है, उस तरीके से y बराबर 1/x³ ये है, तो इधर भी y बराबर 1/x³ है, तो दोनों पॉइंट मिल गए a और b। अब वो पॉइंट क्या है, तो ये है 1,1 और ये वाला है -1,-1। चेक कर लो आप, जब 1/x ने 1/x³ को कट किया तो 1/x कॉमन आ गया और इधर आपके पास ये बच गया। अब 1/x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1/x² -1 बराबर 0, 1/x² बराबर 1, x² बराबर 1, तो x बराबर ±1। तो जब आप +1 रखेंगे तो +1 आएगा और y में x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। आनी भी चाहिए, दो ही पॉइंट मिल रहे हैं, +1 और एक -1। समझ आ गई बात। तो ये है एक 1/x⁻2n-1 का ग्राफ। दे आर रैशनल कर्व्स, मतलब कि 1/x⁻2n और 1/x⁻2n-1 दोनों ही रैशनल कर्व्स होते हैं। ठीक है, नोट कर ली। चलिए अब आज तीसरी कंडीशन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे कल इर्रेशनल कर्व्स। आज आपकी पॉलिनोमियल, रैशनल और इर्रेशनल, तीन चीजें मैं समझा दे रहा हूँ, घर पे जाके समझ के बैठ के बना के देख लीजिए। इसके बाद कल जो लेक्चर आएगा उसमें फिर पीस वाइज और ट्रांसेंडेंटल पे चलेंगे। तो अभी क्या 3 लेक्चर लग जाएंगे, मतलब आज के मिला के 3 लेक्चर, जिसमें एक कर्व आपको समझ में धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, बस बनाते रहिए, याद रखिए कर्व की डिजाइन क्या है, शेप क्या है, कैसे बन रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ पहला पॉइंट है f(x) = x⁻1/2n। अभी क्या था, 1/x⁻2n था, अब x की पावर हो गई 1/2n, और यहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा, ध्यान देना जरा। अब जैसे आपने कहा कि चलिए मैं बनाऊंगा y बराबर x⁻1/2, मतलब n बराबर 1 की वैल्यू, तो x पे पावर 1/2 आ गई, मतलब ऐसा अंडर रूट के साथ। तो देखिए अब ये ग्राफ होगा वह ऐसा होगा, x y ओरिजिन। ठीक, क्यों होगा ऐसा, तो देखिए यहां पर आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं x की जगह पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसके डोमेन में निगेटिव रियल नहीं जा पाएंगे, यानी यहां शुरुआत 0 से हो जाएगी। देखिए यहां देखो इसको, यहां पर अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो 0 मिल जाएगा, मेरा अगर आप x बराबर 1 रखते हो तो y बराबर 1 मिल जाएगा, x बराबर 2 रखते हो तो √2 मिल जाएगा, 3 रखते हो तो √3 मिल जाएगा, 10 रखते हो तो √10 मिल जाएगा, 100 रखते हो तो 10 मिल जाएगा। मतलब जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है और धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे 1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा तो 0 मिला, 2 रखा तो 1.414 मिला, 3 रखा तो 1.732 मिला, 4 रखा तो 2 मिल गया। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, स्मूथली आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ पॉजिटिव में रहा है। लेकिन क्या हम इनमें नेगेटिव रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि x बराबर -1 रखा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, -2 रखा तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर वही रख सकते हैं जो इनके डोमेन में होगा, और इनके डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव रियल होंगे। तो x की जगह आप केवल पॉजिटिव रियल ही रख सकते हैं, इस वजह से इसका ग्राफ जो है वैसा है। ठीक, अब अगर हमसे कोई ये बोल दे कि चलिए ये तो हमें समझ में आ गया, यहाँ 2 हो जाए तो x⁻1/4 हो जाएगा, तो अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप पहले इसको बनाइए, फिर हम x⁻1/4, 1/6 सभी की बात करेंगे। बना लो इसको पहले। अब देखिए 1/4 देखते हैं, तो देखिए 1/4 क्या था, ये गया ग्राफ और ये आ गया x⁻1/2 1/4, 6 पे जाना है, 6 हो गया। ये इस तरीके से जाएगा, समझ आ गई बात? ये इस तरीके से 1/6, 1/8, 1/10 सारे बनते चले जाएंगे। अब आपको पता करना है कि चलिए अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया, अब ये पॉइंट क्या है। तो देखिए पॉइंट दिखा देता हूँ, x⁻1/2 ने x⁻1/4 को कट किया, या फिर 1/4 ने 1/6 को कट किया, या 1/2 ने 1/6 को कट किया, सब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करने के बाद हमने ये कंडीशन बना ली। अब x की पावर दोनों तरफ आप एक काम करिए, दोनों तरफ 4 पावर ले लीजिए, तो 4 पावर लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगी और यहाँ पे x रह जाएगा। अब आपने x कॉमन ले लिया तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक x बराबर 0 मिल गया, एक x बराबर 1 मिल गया। x बराबर 0 पे y बराबर 0, क्योंकि y बराबर √x है, या y बराबर √4 है, 1/4 है, दोनों में ही y 0 रखो 0 आएगा। और जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी 1 आएगा। मतलब पॉइंट क्या मिल रहा है, 0 0 ये रहा, और दूसरा 1 1 ये रहा। यानी ये कर्व
जो है वो आपको दो ही जगह कट करके लेगा, एक 0 और 0 और एक 1,1। तो इस तरीके से आप कोई भी इर्रेशनल कर्व को बना सकते हैं अगर x की पावर 1 में इवन है तो। ठीक, नोट करिए इसे। चलिए अब इर्रेशनल में इसके दूसरे कर्व की बात करते हैं। f(x) इक्वल टू x की पावर 1/2n-1 when n belongs to नेचुरल। अब इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना। इसमें क्या था, 1/x की पावर x की पावर 1/2n-1। तो अब इसमें वही n की वैल्यू हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल है, तो n बराबर जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया तो x की पावर 1 आ जाएगी। क्लियर कट, x की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ जब 1 रखोगे तो x की पावर 1 आ जाएगी। 1/1 होता है तो वो तो ये भी लाइन y बराबर x। अब जब आपने यहाँ पे 2 रखा होगा तो ये 1/3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाएंगे वो ऐसे बनेंगे। ये है आपका y बराबर x की पावर 1/3 का ग्राफ। सिमिलरली x की पावर 1/5 हो गई एंड सो ऑन। तो आपको पॉइंट मिले होंगे 2, a और b। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें सारे 2 पॉइंट क्यों मिलेंगे, तो देखिए जरा दिखाता हूं मैं आपको। 1 अब देखिए इवन पावर में नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती x की, लेकिन ऑड पावर में नेगेटिव वैल्यू जा सकती है। रीजन, जब इवन पावर होती है तो 2 नेगेटिव मिलकर प्लस बनाते हैं, जबकि बनाना माइनस चाहिए था, नहीं बनता। इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव, x की पावर 1/2, 1/4, 1/6 में नहीं जा रही है। लेकिन 3 नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाते हैं, तो इसी वजह से x की पावर 1/3 में 3 नेगेटिव जा रहे हैं। क्यों? 3 का मतलब है कि इसके 3 ऐसे रूट जो कि बराबर बराबर हों, आपस में बराबर हों, 3 पार्ट करिए। जैसे -8 के 3 पार्ट करते हैं तो वो -2 हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, -2 -2 -2 तो माइनस का 8 हो गया। तो इसका मतलब -8 का क्यूब रूट जो है वो -2 है। ठीक, जबकि -4 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 बराबर बराबर सेम पार्ट जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ सके ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये दोनों तरीके के ग्राफ दोनों क्वाड्रेंट में बनेगा। देखिए अब मैं वो नंबर दिखा देता हूँ। जैसे x की पावर 1/3 ने x की पावर 1/5 को इंटरसेक्ट किया, दोनों तरफ 5 पावर ले ली, तो यहाँ आ जाएगी 2, यहाँ आ जाएगा x कॉमन, x -1 बराबर 0। तो आपको पॉइंट मिलेगा एक 0, एक मिलेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन आपको मिल रही है उनकी तरफ आप ध्यान दें। आपको जो पॉइंट मिला हुआ है वो किस तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे, और एक होगा x बराबर -1। क्लियर कट, कि जब आपने x कॉमन लिया तो दोनों तरफ 5 पावर ले ली, फिर सॉल्व कर लिया, या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कट मत करना है, क्योंकि वैल्यू निकालते हुए हम कोई चीज को कट नहीं करते, इसलिए कट नहीं करना है, केवल कॉमन ले लेना है। या तो इसको इधर लाके कॉमन ले लो, या दोनों तरफ 5 पावर लेके कॉमन ले लो। तो अब जैसे आपने ऐसे समझ लीजिए 5 पावर ली तो ये आया होगा 5 पावर नहीं 15 पावर आप लीजिए तब ये सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ 5 यहाँ पे 5/3 दे देगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरफ दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब पावर जो है एलसीएम कर लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो देखिए ये हो गया x की पावर 5 और ये हो गया x की पावर 3। अब करो सॉल्व, x³ x² -1, तो आपको मिला एक x³ बराबर 0, मतलब x बराबर 0। ये 15 वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर मैं 5 पावर दोनों तरफ ले लेता तो यहाँ 5/3 थी और 5 3 से कट नहीं जाता, इसलिए मैंने 3 और 5 का एलसीएम दोनों तरफ ले लिया। एलसीएम है 15 से दोनों तरफ स्क्वायर पावर बना दी 15 की, तो ये आपको ये मिल गया। अब इसे सॉल्व करिए, एक आएगा x बराबर +1, एक आएगा x बराबर -1, ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा y बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर -1। रख के देख लीजिए, 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, -1 पे -1 देगा। 3 पॉइंट आ गए, 0 0, ये वाला पॉइंट 1,1, ये वाला पॉइंट 0,0 और ये वाला पॉइंट -1,-1। इसी वजह से ये वाला ग्राफ जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। क्लियर कट है, ये आपका हुआ इर्रेशनल ग्राफ।
अब आपको करना ये है कि आज का लेक्चर ध्यान से देखना है। रैशनल, इर्रेशनल और पॉलिनोमियल, इनके ग्राफ्स घर पे बना के एक बार रिवाइज करिए वीडियो को देखते हुए, और जो मैंने समझाया है उस पर ध्यान रखिए। इनकी शेप याद रखिए कि शेप क्या थी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। बाकी कुछ चीज़ें इसमें कनेक्ट भी होती हैं, लेकिन वो कनेक्ट तब होंगी जब आप ये 1 1 on 2 मैनी 1 on 2 इंटू पढ़ लोगे, तब होगी कनेक्ट। फिलहाल तो आप इसे तैयार कर लें। ओके, चलिए बाय।